नमस्कार बच्चों, मैं श्री सिंह संजय रामौर, हिंदी माध्यम कक्षा 9वीं, विषय इतिहास। बच्चों, आज हम इतिहास के चौथे पाठ का आर्थिक विकास पाठ है, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। भारत की आर्थिक नीति का इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। इसमें विशेष रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार, पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी सफलता विफलता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्री कार्यक्रम, मिल मजदूरों की हड़ताल और वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। यह 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ हमको मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा पूंजीवाद के बारे में जान लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहले 2 ही प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत ने इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को लिया, उनके दोषों को दूर करते हुए एक तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था ली, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसकी भी परिभाषा हम जान लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी और सरकारी का सह अस्तित्व होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत स्वतंत्र होने के पहले से ही हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस विषय में विचार मंथन चल रहा था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादिता की भूमिका को स्वीकारने के स्थान पर बीच के मार्ग का अवलंबन किया। कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, तो कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था व्यवहार में थी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियाँ भी होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन समाज अर्थात सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्रों में कार्यरत रहती है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। इस अर्थव्यवस्था में हमें 3 भेद दिखाई देते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूर्णतः सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत होते हैं, जैसे रक्षा सामग्री उत्पादन करने वाले उद्योग। दूसरा है निजी क्षेत्र। इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूर्णतः निजी उद्योगों के स्वामित्व के अधीन होते हैं, फिर भी उन उद्योग धंधों पर सरकार का निरीक्षण एवं नियंत्रण होता है, जैसे उपभोक्ता की वस्तुएं। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में कुछ उद्योग निजी उद्योगों के स्वामित्व के तथा कुछ सरकारी प्रबंधन के अधीन चलाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच समन्वय होना आवश्यक होता है। इस अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अधिकाधिक उत्पादन और उसमें बड़ी मात्रा में लोगों का सहभाग होना। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्तम तत्वों का समन्वय साधने का प्रयास किया गया है। लाभ प्राप्ति की प्रेरणा, उपक्रमशीलता, अनुशासन, कालबद्ध नियोजन आदि बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस अर्थव्यवस्था में देश को प्रधानता देने की
प्रवृत्ति होती है। दीर्घकालीन विकास पर अधिक बल दिया जाता है। रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सड़कें, रेल, नहरें, बंदरगाह और विमानपत्तन निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए विपुल पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, परंतु ये क्षेत्र बहुत देरी से लाभ देते हैं। परिणामतः इस क्षेत्र में निजी उद्योजक बड़ी मात्रा में आगे नहीं आते हैं। ऐसे समय सरकार को ही अगुवाई करनी पड़ती है। ऊपर बताई गई पद्धतियों के आधार पर भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे का उपयोग कर तथा पंचवर्षीय योजनाओं को अंगीकार कर अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की है। वर्ष 1973 में बनी आर्थिक नीति के कारण विकास की गति में तेजी आई है। इस नीति के अनुसार भारी उद्योग, उद्योजक घराने और विदेशी उद्योगों के प्रभाव को नियंत्रण में लाना और प्रादेशिक विकास का संतुलन साधना जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, घरेलू उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। सहकारी क्षेत्र की ओर विशेष रूप से ध्यान देना प्रारंभ हुआ। पंचवर्षीय योजना बच्चों देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, तेजी के साथ विकास करने के लिए तथा गरीबी को दूर करने के लिए तत्कालीन सरकारों ने एक योजना बनाई जो कि 5 वर्षों की होती है कि 5 वर्षों में हम इतना खर्च करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। भारत के स्वतंत्र होने तक विदेश सत्ता ने भारत का पूरा आर्थिक शोषण किया था। देश के सम्मुख दारिद्र्य, बेरोजगारी, जनसंख्या में होती वृद्धि, निम्न स्तर पर जीवन स्तर, कृषि और उद्योग धंधे, अल्प उत्पादन क्षमता तथा ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से संबंधित पिछड़ापन जैसे विकट और गंभीर समस्याएं थीं। उनको हल करने के लिए योजनाओं की आवश्यकता थी। वर्ष 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इस योजना आयोग ने 5 वर्षों की योजना तैयार की जिसमें कृषि और ग्राम का विकास होगा, संतुलित औद्योगिकरण और न्यूनतम जीवन स्तर का प्रावधान होगा, जिसमें योजनाओं की रूपरेखा बनाने और कार्यान्वयन में लोगों का प्रतिभाग होगा और प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। इस योजना को ही पंचवर्षीय योजना कहते हैं। योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत: किसी देश के समग्र संसाधनों का अनुपातबद्ध वितरण और वहाँ के मनुष्य श्रम का उचित उपयोग उस देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए। यह योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत है। योजना आयोग के उद्देश्य: भारत के योजना आयोग के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। दूसरा है मूलभूत उद्योग धंधों को वरीयता देकर शीघ्र गति से औद्योगिकरण करवाना। तीसरा है कृषि उत्पादनों में वृद्धि लाना जिससे देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बन सके। बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना और देश के मनुष्य श्रम का पूर्णतः उपयोग कर लेना। आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न विषमता को दूर करना। छठा, वस्तु के मूल्य स्तर पर रखना। सातवां, परिवार नियोजन के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम करना। आठवां, दरिद्रता को दूर कर जीवन का स्तर को ऊंचा उठाना। नौवां, सामाजिक सेवाओं का विकास करना। 10वां, आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना। यह बच्चों योजना आयोग का उद्देश्य रहा कि क्या करना है कि जिससे देश का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, गरीबी दूर हो, हम आर्थिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए यह योजना आयोग के जो 10 बातें मैंने बताया, यह योजना आयोग के उद्देश्य थे। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक थी,
इस योजना के अंतर्गत कृषि, सामाजिक विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, बड़े उद्योग और खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय किया गया। योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नींव रखने वाली यह पंचवर्षीय योजनाएं थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। इस योजना द्वारा औद्योगिकरण का महत्वाकांक्षी उद्देश्य पूर्ण करना था। फलतः दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इस्पात के कारखाने, सिंदरी में रासायनिक खाद कारखाना, चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना, पेराम्बदूर में रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण का कारखाना जैसे विशाल और भारी उद्योग धंधे और कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। कृषि को जलापूर्ति करने के लिए भाखड़ा, नंगल बांध, दामोदर जैसे विशाल बांध बनाए गए। इस योजना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। इस तरह से बच्चों यह दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई जो 1956 से 1961 में कार्य कर रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे जो 1961 से 1966 तक कार्यरत थी। इस योजना में उद्योग और कृषि के विकास के बीच संतुलन और समन्वय साधना था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, भारी उद्योग, परिवहन और खनिज उद्योगों का विकास करना, विषमता का उन्मूलन करना और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात 3 एक वर्षीय योजनाएं 1966 से 1969 तक चलाई गई थी। इस कालावधि में भीषण अकाल का सामना करना पड़ा। चीन का आक्रमण और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण सरकार को विकास कार्यों की अपेक्षा रक्षा और अकाल निवारण की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा। इन सभी बातों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा दबाव आ गया। 3 वर्ष, एक वर्ष की योजना, एक वर्षीय योजनाएं चालू की गई थी 1966 से 1969 तक। के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 तक थी। इस योजना के उद्देश्य निर्धारित करते समय यह निश्चित किया गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। सरकार को मूलभूत उद्योगों का विकास करना चाहिए, आर्थिक विकास की गति बढ़ानी चाहिए और समाजवादी सामाजिक ढांचे की ओर ध्यान देना चाहिए। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह पंचवर्षीय योजना अपेक्षानुसार सफल नहीं रही। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बांग्लादेश युद्ध के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को सहने पड़े। साथ ही शरणार्थियों का व्यय सहन करना पड़ा। सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, रेल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की बढ़ती दरें जैसी बातों से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा आघात लगा था। पंचवर्षीय योजनाएं 1974 से 1979 तक निर्धनता को दूर करके देश की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य सम्मुख रखकर ये योजना तैयार की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा, पौष्टिक भोजन, पेयजल की पूर्ति करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाना, ग्रामीण भागों में विद्युत आपूर्ति और दूर संचार के साधन पहुंचाने के लिए सड़कों का निर्माण करना, समाज कल्याण की योजनाओं को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करना, कृषि का विकास करवाना, मूलभूत उद्योग धंधे में वृद्धि लाना, खाद्यान्न और अन्य जीवनाशक वस्तुओं की खरीदारी एकाधिकार प्रणाली द्वारा करके उनकी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाओं द्वारा निर्धनों को उचित दामों में पूर्ति
करना जैसे उद्देश्यों का समावेश था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में दरिद्रता का निवारण करना और रोजगार को बढ़ाना संभव नहीं हुआ। वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई, जनता पार्टी सत्ता में आई। नई सरकार ने मार्च 1978 के अंत में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर अप्रैल 1978 से श्रृंखलाबद्ध योजना प्रारंभ किया, परंतु वह विफल रही। वर्ष 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। इस सरकार ने श्रृंखलाबद्ध योजना को बंद कर पुनः पूर्ववत प्रणाली यानी पंचवर्षीय योजना को आरंभ किया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। इस योजना में दरिद्रता उन्मूलन और रोजगार निर्माण को वरीयता दी गई थी। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे: अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, दरिद्रता और रोजगार को कम करना, ऐसे नीति को स्वीकारना कि लोग छोटा परिवार पद्धति को स्वेच्छा से स्वीकारेंगे जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सके। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया: एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP तथा सलेम इस्पात परियोजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1980 तक थी, इस योजना में खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता पर बल दिया गया था। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय का सक्षमता से कार्यान्वयन करना, उत्पादन तकनीकी विज्ञान में सुधार करना, राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% वृद्धि लाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। इस योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे: जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, 10 लाख कुएं योजना। रोजगार निर्माण करने की दृष्टि से सातवीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। बच्चों, इसके अलावा जो ये बताया गया सभी योजनाओं के बारे में, इन योजनाओं का उद्देश्य क्या था? जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि योजनाबद्ध आर्थिक विकास करना, मुख्य उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का था कि औद्योगिकरण एवं मूलभूत उद्योगों की स्थापना करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विषमता का उन्मूलन और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना। एक वर्षीय 3 योजनाएं जो 1966 से 1969 में है, यह कुछ ऐसी अकाल की स्थिति थी जिसके कारण से ऐसा किया गया था। इसमें कुछ उद्देश्य नहीं था, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी, इसके कारण से यह एक वर्षीय 3 योजनाएं चली थी 1966 से 68, 68, 69 तक, यानी 3 वर्ष तक। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि मूलभूत उद्योगों का विकास, समाजवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करना। पाँचवें पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनता दूर कर देश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दारिद्र्य उन्मूलन और रोजगार उपलब्ध कराना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि करना। तो क्यों इस तरह से यह मैंने 7 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको बताया। इसके बाद दूसरे PPT में मैंने 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्री कार्यक्रम इत्यादि के बारे में अगले PPT में बनाएंगे। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। यह जो है परीक्षा और ज्ञान दोनों की दृष्टि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है। जय हिंद, धन्यवाद।